हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं सीसेट यूके पीएससी की। डे है 16। इससे पहले जो हमने 15 लेक्चर किए हैं वो एग्जाम से पहले आपने एक और दो बार जरूर देख लेना है ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाए। इसके बाद आज का लेक्चर जो है वो फिर से हमारा एक प्रैक्टिस सेट टाइप का होगा जिसमें आपकी फिर से प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आपका जो रिदम है वो पूरे लास्ट डे तक बना रहे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहे। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए भी कुछ ना कुछ रणनीति हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपने देखा तो इस तरह से एक सीरीज गिवन है आपको। इस सीरीज में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट टर्म आपको बतानी है। तो आपने ऑब्जर्व किया y जो होता है वो 25वां होता है, पहला लेटर ले रहे हैं 23वां होता है, 21वां होता है, 19वां होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 कम हुआ, 2 कम हुआ, 2 कम हुआ, अब फिर से 2 कम करोगे 17 आएगा और 17 की जगह आ जाएगा Q। तो आपने कहा Q आने का पूरा चांसेस है। फिर आपको B दिखा, y के साथ B दिख जाए तो बॉय कहते हैं, D के साथ W दिख जाए तो ड्यू कहते हैं, F के साथ U दिख जाए तो फन कहते हैं, H के साथ S दिख जाए तो हाई स्कूल कहते हैं, Q के साथ JQ दिखना चाहिए, JQ तो J आएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये शुरुआत से दूसरा लेटर है और ये लास्ट से दूसरा लेटर है, इस तरह से दिया हुआ है। शुरुआत से तीसरा लेटर है और लास्ट से तीसरा लेटर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमने कह दिया अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें इनकी नंबरिंग शुरुआत से और लास्ट से याद कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएं। इसके बाद अगर आप देखें तो 23 होता है W, S होता है 19, 4 कम हो रहा है, 15 होता है, 4 कम होता है, 11 होता है के 4 कम होता है। अब 4 कम करोगे और 4 कम करके कह दोगे 11 में से 4 कम करोगे तो आएगा 7 और 7 का मतलब हो जाता है 7। तो 7 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि असंगत को चुनिए, ऑड वन आउट की बात कर रहा है, वो बताइए कौन सा है। तो आपने देखा ये तो ABCD लिखा हुआ है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर आपने कहा MNOP लिखा हुआ है, हमने कहा बिल्कुल सही है। STUV लिखा हुआ है, आपने कहा बिल्कुल सही है। VWX आना चाहिए था, यहां पे गड़बड़ हो गई, मतलब ये अलग हो गया और जब ये अलग हो गया तो आप कह देंगे ये गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। एक कूट भाषा में इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहे हो, इसका अर्थ है शी इज ब्रिंगिंग कॉफी, इसी तरह से ये लिख रहे हैं। तो जब दोनों को आपने पढ़ा तो दोनों में आपने देखना है कुछ कॉमन है, तो आपने कहा इज ब्रिंगिंग दोनों में कॉमन है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इज ब्रिंगिंग, तो इन दोनों में आपने देखा कि ल्यू प्लॉय दोनों में कॉमन है। ल्यू प्लॉय वो किसे शो कर रहा है, इज ब्रिंगिंग को शो कर रहा है, इज ब्रिंगिंग को कोड कर रहा है। फिर आपने इसको और इसको जब कॉपी किया, कॉपी नहीं किया, आपने इन्हें ऑब्जर्व किया तो आपने पाया कि टी दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। और टी को अगर मैं इस तरह से शो करूं तो आप कहेंगे टी के लिए दोनों में सूट कॉमन हो जाएगा, सूट कॉमन हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछ रहे हैं ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। आपने देखा ही बेचारा यहां अकेला बचा है और सबका कोड हमें मालूम चल गया है। इट मींस ही के लिए विर यूज हो जाएगा, विर हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि श्रीमान A श्रीमान B से मिलते हैं, मिलने दो जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। B एक पुत्र C और एक पुत्री D के पिता हैं। तो B के बारे में इन्होंने बताया कि B जो भाई साहब है ये C के इनका एक पुत्र है और D इनकी पुत्री है। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, होने दो। फिर इन्होंने कहा कि E एक ही माता है, E कोई बहन जी हैं, वो माता जी हैं, किसकी, एक ही माता जी हैं, इतना गिवन है। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है C विवाहित है, मतलब ये जो C हैं इनके कोई ना कोई पति हैं, विवाहित है, आदमी है, लड़का है, इसकी किसी ना किसी से शादी हुई भी है और उसके एक पुत्र है, इनके एक पुत्र भी है।
ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए ई बी की पुत्र वधु है। जो ये ई है बहन जी, ये बी की पुत्र वधु है का मतलब हो गया सी की पत्नी हो गई ई, ठीक है, और ई का बेटा हो गया ए। आगे बात समझ में। ए किस प्रकार बी से संबंधित है? ए जो भाई साहब है वो बी के क्या लगे? तो आप कहेंगे वो उनके पौत्र लग गए, पौत्र, ग्रैंड सन आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोडिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही है। देखिए अब मिक्सचर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत टाइम से हमने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो मेरी कोशिश थी कि आपके सामने ये क्वेश्चन लाया जाए। ये क्वेश्चंस के भी आने के पूरे चांसेस हैं। कह रहा है दो मिश्र धातुओं में सोने और तांबे के क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाया जाता है। का मतलब है दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोना और तांबा किस अनुपात में है? तो आप कहेंगे 7:2 में है, और दूसरा जो है उसमें भी 7:11 के अनुपात में। एक मिश्र धातु ये है और एक मिश्र धातु ये है। आपसे कह रहा है दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। आपने कहा समान मात्रा में मिला लेते हैं, तो आपने देखा ये टोटल 9 है, ये टोटल 18 है। समान मात्रा तो नहीं है, सवाल में कह रहा है कि समान मात्रा में मिला दो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा करेंगे समान मात्रा बनाने के लिए। अगर आप बाहर 2 से कर रहे हो तो इसका फर्क अंदर भी 2 से गुणा करके निकाल लोगे। और आप सोना, अगर सोने को काउंट करो दोनों को मिलाने पे, तो 14 और 7 जोड़ेंगे और आप कह देंगे 21। तांबे को जोड़ेंगे तो 11 और 4 जोड़ोगे तो आ गया 15। तो 21:15 या 3 से दोनों करते हैं, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। 7:5 सोने और तांबे के मध्य अनुपात बताइए, तो आप कह देंगे 7:5 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिकली आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर पेशेंस है। आप क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं कि आपने देखा क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ो और आगे बढ़ो। वो आपका पेशेंस चेक करना चाहते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। का मतलब हो गया कि आदमियों की बात की जाए तो आदमी ये कह रहे हैं 9 है, औरतों की बात की जाए तो वो 4 हैं, और बच्चों की बात की जाए जो कि गलत है वो 1 है। आगे बात समझ में? कर रहे हैं। उनकी मजदूरी, ये तो आदमी है, उनकी संख्या का अनुपात है, ठीक है ना। और उनकी मजदूरी की बात की जाए, मजबूरी की नहीं, मजदूरी की बात की जाए तो 8, 5 और 3 के अनुपात में उन्हें मजदूरी मिल रही है। अनुपात है ये, 8 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए नहीं है, ठीक है। आपसे कह रहा है यदि औरतों की संख्या 60 हो, आपने बोला हमें तो 4 दी हुई है, तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों 4 का मान 60 दे रहा है। 4 का मान 60 है तो 1 का मान आ जाएगा 15। आप बोलेंगे हाँ, मतलब 1 का मान आ गया 15, तो 9 का मान आ जाएगा 135। 9 का मान आ जाएगा 135। इसका मतलब यह हो गया आदमी जो हैं वो 135 हैं, औरतें जो हैं वो 60 हैं, बच्चे जो हैं वो कितने हो गए टोटल? आपने बोला 15 हो गए। अब अगर उनकी मजदूरी 8, 5 और 3 है, अब इनमें x ले ले तो एक आदमी को 8x रुपए मिल रहे हैं, तो 135 आदमियों को कितने रुपए मिलेंगे? तो आप कहेंगे 135 गुणा गए 8x प्लस 60 महिलाओं को कितने मिलेंगे? इतने x प्लस 15 लड़कों को कितने मिलेंगे? आप कहेंगे 3x बराबर ये कुल मजदूरी आ गई 135 और इनकी मिलाके, और आप कह देंगे ये 2850 के बराबर होगा। इन सब को अगर आप जोड़ लें तो ये आ जाएगा 1425x बराबर 2850। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। कह रहा है बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या होगी, किसके बराबर होगी? तो आप बोलेंगे 3x के, और x का मान आप 2 निकाल चुके हैं
तो 3 गुणा गए 2 करोगे और कह दोगे कि 6 रुपए एक बच्चे को मिलने वाले हैं। इस तरह के सवालों को आपने सही से देख लेना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और यह भी बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है एक छोटे शहर की जनसंख्या इतनी है, अभी इतनी है 926100 है, ठीक है, मतलब 92,000 क्या पढ़ रहा हूं मैं, 9,26,100 है, इतनी है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है जनसंख्या तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या क्या थी? इसे ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि अगर आज संख्या 100 है तो 1 साल के बाद ये 5% बढ़कर कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 105 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? आप बोलेंगे हाँ समझ रहे हैं। इनका अगर रेशो देखो, इनका अगर अनुपात देखो तो 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10 और 1, मतलब अगर जनसंख्या 20 है तो 1 साल के बाद 21 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ, मगर ये आपसे 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो आपने बोला रुको, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज जनसंख्या 20 है तो अगले साल फिर से बढ़कर 21 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ, मैं भी कहूंगा हाँ। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि 21 का आज अगर 21 है तो पिछले साल कितनी रही होगी? तो आप 21 से 20 तक पहुंचेंगे। समझ गए बात? और फिर वो जो 20 का मान आएगा वो 21 के बराबर होगा और फिर आपको 20 का मान निकालना होगा। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है, या इस पूरी प्रोसेस को आप डायरेक्टली 2 साल के बारे में कह रहे हैं तो आप लिखिए 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो जाएगा। कब? 2 साल में। 2 साल में। अगर 3 साल की बात करता तो 20 का क्यूब 21 का क्यूब हो जाएगा। कितने साल में? 3 साल में। 4 साल की बात करता तो 20 की घात 4 21 की घात 4 हो जाएगी। कितने साल में? तो आप कहेंगे 4 साल में। तो 21 का स्क्वायर का मान आपको दे रखा है, आज की बात कर रहे हैं ना, तो आज 21 का स्क्वायर का मान दे रखा है 926100। इससे अगर आप इसे काटेंगे तो 21 आएगा। 1 का मान आ गया 21, आपको 400 का मान बताना है। 1 का मान आ गया 2100, आपको 400, मतलब 2 साल पहले यही तो थी। 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो थी 20 स्क्वायर, मतलब 400। 400 का अगर आप मान निकालेंगे तो 2100 गुणा गए 400 और आप कह देंगे 8400। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपने 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखना है, क्योंकि इस तरह के सवालों के आने के चांसेस पूरे होते हैं। अगला देखिए, एक निश्चित राशि, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही उसने चक्रवृद्धि ब्याज कहा तो ये जो चीज मैं बताऊंगा इसे ध्यान से समझ लेना। 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। का मतलब है अगर आपने 1 रुपए रखे तो 3 साल के बाद वो 1 रुपए दुगने हो जाते हैं, 2 रुपए हो जाएंगे। 1 रुपए कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे 2 रुपए हो जाएंगे। अगले 3 साल के बाद, अगले 3 साल के बाद ये 2 रुपए फिर कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे फिर से दुगने हो जाएंगे। बोले तो 4 हो जाएंगे। फिर अगले 3 साल के बाद ये जो 4 रुपए है ये दुगने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। देखिए सवाल क्या पूछ रहा था आपसे कि 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की के गुना हो जाएगी, तो के का मान बताइए। आपने देखा मूल राशि थी 1, 9 साल हो गए क्या? 3 साल 3 साल 3 साल, टोटल कितने साल हो गए? आपने कहा 9 साल हो गए। 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, कितने हो गए वो 1 रुपए? आपने कहा 8 रुपए हो गए, मतलब कितने गुना हो गए? तो आप कहेंगे 8 गुना हो गए। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया हुआ है। हमने बार बार ये बात करी और पाई चार्ट पे भी हमने एक लेक्चर किया है जिसमें केवल पाई चार्ट मतलब DI की है, वो आपने देखनी है, वो आपने समझनी है। और जब आप ये समझ लेते हो ना तो आप क्या देखोगे, सवाल पढ़ लेंगे, सवाल हमें समझ में आ गया कि इस तरह से है। प्रचार व्यय का प्रतिशत वितरण पाई चार्ट में दिखाया गया है। फिर आपने देखा पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान इनके हिसाब से 15% है, मगर सवाल में दे रहा है 22,950, मतलब
15% का मान है 22,950। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, प्रिंटिंग पर होने वाले व्यय की गणना करनी है। प्रिंटिंग पर कितना हो रहा है, तो आपने कहा 25%। 15% का मान ये है, 25% का मान कितना होगा, कह दो x होगा 5 परसेंटेज से परसेंटेज, 5 3 15, 5 5 25, 3 से इसे काट लो, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15, 0, 5 से गुणा करोगे या 2 से भाग कर लोगे, तो 2 से भाग करोगे 38 25 50 आ जाएगा x का मान, और आप कह देंगे आंसर हो गया ये। आगे बात समझ में क्लियर है? इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2 3 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य बताओ। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 1 से लेके 156 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 3 4 और 6 से विभाज्य हो जाए। तो आपने बोला इन सारे नंबर से अगर कोई नंबर विभाजित हो रहा है तो वो इन सब नंबर का लॉस ऑफ होगा, लॉस ऑफ होगा। इनका लॉस ऑफ लोगे तो वो आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सोचा कि 1 से 156 तक पहला नंबर तो 12 है, दूसरा 24 है, ऐसे ही जाते जाओगे तो 156 भी 12 से विभाजित हो जाएगा। मगर उसने क्वेश्चन में कहा है कि मध्य स्थित, मतलब 156 को नहीं लेना है आपने, आप लेंगे 156 में से 12 माइनस करोगे तो 144 तक आप लोगे। 12 और 144 तक सारे नंबर लोगे और जितने नंबर हैं फिर उससे डिवाइड कर लोगे। पहला तरीका तो ये हो गया, मगर आप ऐसे नहीं करेंगे। आप हमारे बच्चे हो, आप क्या करोगे, पहला नंबर और लास्ट नंबर को पकड़ो। आपने कहा 12 प्लस 144 और इनको 2 से भाग कर दो, तो जोड़ के आया 156 को 2 से भाग किया तो आ गया 78। 78 आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य का मतलब कुछ और नहीं, औसत होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। तो हमने बोला बास्केटबॉल के खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। ओके, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये कौन से थे, बास्केटबॉल के खिलाड़ी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, फिर इन्होंने कहा बास्केटबॉल, ये जो बास्केटबॉल है इसका कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो आपने कहा ये ऐसे आना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने कहा ऐसे ही होगा। ऐसा कोई फिगर अगर आपको दिख रही है तो आप कहेंगे ये फिगर हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। बस इन्होंने ये वाली नहीं वाली लाइन नहीं दी हुई है, आपके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है जो ये प्रदर्शित कर सके, तो आंसर यही होगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइगर को, तो टी देखो कितना होता है, 20 होता है, 9 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 18 होता है। यहां देखोगे 17 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 19 होता है। आपने दोनों को ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, आपने देखा 20 को 19 लिख रहे हैं, पीछे जाके लिख रहे हैं, 9 को 8 लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं एक कम करके, 7 को एक कम करके बाद में लिख रहे हैं, 5 को 4 लिख रहे हैं, 18 को 17 लिख रहे हैं। इस तरह से आपने लिखना है, तब इसी कूट में फ्रोजन को इस तरह लिखा जाएगा। किस तरह लिखा जाएगा, फ्रोजन को किस तरह लिखा जाएगा? तो देखो आप, ये 6 होता है, 18 होता है, 15 होता है, 26 होता है, 5 होता है, 14 होता है। 14 का मतलब 13 आएगा। 13 वाले देखो, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। फिर आपने देखा आर 5 है तो एक कम आएगा, 4 आएगा। 4 वाला एमडी ये वाला बाहर हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन चल रहे हैं। फिर 26 है, एक आएगा कम, 25, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 25 आना चाहिए, 26 है ना तो 25 आएगा। इस तरह से आप देख लेंगे, क्योंकि हमें ये ऑप्शन मिल गया है तो हम आगे ज्यादा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1
ये आपके लिए है होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, थोड़ा दिमाग इधर उधर होगा, 5 मिनट देने ज्यादा से ज्यादा। ऐसे नहीं कि आपने पूरा दिन लगा दिया इस क्वेश्चन पे, 5 मिनट दो बस। 5 मिनट इस क्वेश्चन पे दें, ये आपका दिमाग खोलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। इसके बाद आ गया नीचे दिए गए त्रिभुज में आयत और वर्गों की संख्या बताओ। तो हमने क्या कहा भाई, हमने ये कहा कि पहले जो ये अंदर वाला है ना, इसमें गिन लो कितने आयत और त्रिभुज हैं। तो आपने कहा 1 2 1 2 और जोड़ा तो आ गया 3, जोड़ा तो आ गया 3, 3 गुणा गए 3 किया तो आ गए 9। मतलब ये छोटा वाला है, इसमें आयत और वर्ग सब मिला के 9 आ गए। फिर बड़े वाले में देखा, इसमें भी आपने बोला 1 2 3, 1 2 3 हो गया जोड़ के, मतलब इसके भी जोड़ के 9 आ जाएंगे। तो ये वाली जो पूरी फिगर है, इसे मिलाने के बाद कितने आयत और वर्ग आ गए? आपने कहा 18 आ गए टोटल। फिर आपने देखा कि एक फिगर ये है, एक और एक ये है, दो हो गए, 2 वर्ग हो गए। और एक ये बड़ा वाला जो है 3 ये और हो गए, तो 3 और जोड़ लोगे, 18 और 3 21 आंसर हो जाएगा। और कहीं भी कोई फिगर मिल नहीं रही है। और अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे नहीं मालूम कौन से लेक्चर में हमने समझाया, मगर शुरुआत के 5 लेक्चर्स में से किसी एक लेक्चर में हमने इन्हें सही से क्लियर किया है, वहां पे जाके आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, इसमें आपसे कह रहा है कि आयत पुरुषों को दर्शाता है। तो आयत मैंने यहां लिख दिया, आयत तो है ही है, पुरुष लिख दिया मैंने यहां, पुरुषों को दर्शाता है। त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है त्रिभुज। फिर वृत्त शहरी को दर्शाता है, वृत्त जो है वो शहरी को दर्शाता है। वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है, कर्मचारी जो कर्म करे और चढ़ता जाए उसे दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित? तो आपने कहा शिक्षित चाहिए, मतलब ये तो चाहिए, पुरुष होना चाहिए, पुरुष भी चाहिए, मतलब ट्राइंगल और इसके अंदर आना चाहिए, मगर शहरी नहीं है, ये नहीं चाहिए। तो आपने बोला ट्राइंगल और रेक्टेंगल, मतलब आयत के अंदर आना चाहिए। ये है ट्राइंगल और ये है आयत, इन दोनों के अंदर जो नंबर आता हो, लेकिन सर्कल के अंदर ना आता हो, ऐसा केवल 11वां है और 11वां लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। जो शहरी नहीं है, अगर वो कह देता जो शहरी भी है तब आप कह देते 4। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब घड़ी सुबह के, तो देखो 7:45 दिखाती है, तो घड़ी बना लेते हैं समझाने के लिए इस तरह से। यहां पे होता है 9, यहां होता है 3, यहां होता है 12, यहां होता है 6। 7:45 का मतलब हो गया कि भाई मिनट वाली सुई 9 पे होगी। 7:45 का मतलब हो गया कि जो घंटे वाली सुई होगी वो लगभग 8 के पास होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8 पे होगी, 8 के पास होगी, 8 के पास होगी। 7 8 तो नहीं बजे अभी, 8 के थोड़ा सा यहां पे होगी। जब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, मिनट की सुई जो है ये पूर्व दिशा बता रही है, अगर ये पूर्व है तो ये पश्चिम होगा। अब जब आपके पास ऐसा आ जाए ना, पूर्व पश्चिम बदल जाए, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, बचपन में एक कविता पढ़ते थे, ठीक सामने पूर्व होता, ठीक सामने पूर्व होता और पीठ पीछे है पश्चिम, और पीठ पीछे है पश्चिम, दाहिने ओर तुम्हारे दक्षिण। अब जैसे ही दायां हाथ आया, राइट हैंड आया आपका, तो आपने कहना है दाहिनी ओर तुम्हारे दक्षिण, बाईनी ओर तुम्हारे उत्तर। बस इतना याद रखो। जैसे ही आपको दिखा तो पूर्व अगर इधर है, पश्चिम इधर है, तो अगर मैं पूर्व की तरफ मुख कर दूं, अपना पूर्व की तरफ मुख कर दूं, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरा दाहिना हाथ है, मतलब ये दक्षिण हो जाएगी, दक्षिण ये हो जाएगी और उत्तर ये हो जाएगी।
सवाल में आपसे बोल रहा है 3 घंटे के बाद। अब आप कहोगे 3 घंटे के बाद जी यहीं कहीं आएगी, इधर ही कहीं आएगी, बहुत ज्यादा कोई जरा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 घंटे के बाद यहाँ, 1 घंटे के बाद यहाँ, 1 घंटे के बाद यहाँ, यहीं कहीं आएगी। आप बोलेंगे हाँ यहीं आएगी, 2 घंटे हो गए और यहीं कहीं आएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है आएगी तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगी वैसे 11 के करीब, मगर फिर भी दक्षिण पे तो नहीं आएगी। आपसे पूछ रहा जा रहा है 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आप कह देंगे ये और ये मिला के जो ये दिशा है दक्षिण पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। अब बैग कंटेन्स, एक थैली में 1 रुपए के नोट हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और कितने सिक्के हैं ये भी बता रहा है, बोल रहा है 25 हैं, 9 हैं और 5 है। इनका रेशियो दे रहा है x ले लो, ठीक है, सिक्कों की संख्या। इनका मान अगर आपसे मैं कहूं 1 रुपए के 25 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, तो मान आप कहोगे 25 रुपए हो गए। ऐसे करना है, ऐसे 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, तो आप कहेंगे 4.5 रुपए हो गए। आधा हो जाता है, 9 सिक्के हैं तो आधे हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगा, मतलब 1.25x हो जाएगा। और इनका कुल मान अगर आप देखेंगे तो 2460 आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2460 दिया हुआ है। तो जोड़े इसे, 25 और 4 29 और 1 30, तो 30, तो ये आ गया 0.75x इक्वल टू 2460। आगे बात समझ में, इसे यहां 2 0 हटाएंगे और 25 से काटना चाहेंगे तो 25 एकम 25, 5 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और 25 से देखो इसे काट दो बाद वाले को, तो 25 चौके 100 और 0 123 दूनी 246 गुणा करोगे तो x का मान आ गया 80। x का मान आ गया 80। तो 9 आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो आप कहेंगे 9x है। तो 9 गुणा गए 80, 9 8 72, तो 720 सिक्के हो जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। जो वीरेंद्र है वो राजेंद्र के, तो राजेंद्र वीरेंद्र जो है राजेंद्र के पिता बनाओ का लड़का है, मतलब राजेंद्र का भाई है। वीरेंद्र जो है वो राजेंद्र के पिता का लड़का है, यही कह रहा है। तो भाई हो गया, मतलब राजेंद्र और वीरेंद्र दोनों आपस में भाई हो गए। दोनों आपस में भाई हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए, तो आप कहेंगे दोनों आपस में भाई हो गए। कौन? राजेंद्र और वीरेंद्र दोनों आपस में भाई हो गए। अब आपसे कह रहा है कि राजेंद्र की बुआ मतलब पिताजी की जो बहन है वो मंजू है, तो मंजू लिख दो यहां। फिर आदर्श मंजू का, आदर्श तो ये फूफा जी हो गए, ये वही फूफा जी हैं जो शादी में नाराज हो जाते हैं। आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। सन इन लॉ ऑफ प्रकाश, मतलब पिताजी के जो पिताजी हैं वो कौन हो गए, आप कहेंगे प्रकाश हो गए, सन इन लॉ है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित? अब देखिए प्रकाश कौन है, राजेंद्र से, तो राजेंद्र के कौन हो गए, तो आप कहेंगे ग्रैंड फादर हो गए, दादाजी हो गए। सीधा सा सवाल था, इस तरह से आपने बना लेना है इस सवाल को। फिर कह रहा है किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो बार बार मैं कह चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर 3 साल का डिफरेंस पूछा जाए तो आपके पास फॉर्मूला है PR² 300 + R।
अपॉन 100 का क्यूब। अंतर दे रखा है आपको, आपने कहा 183 दे रखा है। P नहीं पता है तो आपने कहा P की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। R पता है आपको 25 हो जाएगा एक बार, और एक बार 305 हो जाएगा। अगला देखिए 100 गुणा गए 100 गुणा गए 100, 25 से इसे काट लोगे 4 आ गया, 5 से भी काट लो, 5 छके 30, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 0, 61 तिया 183। ठीक, तो 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आगे बात समझ में? इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। अब ये एक बहुत ही प्यारा सवाल, इसे नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज नहीं पूछ रहा, बार बार इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ने, क्या पूछ रहा है। तो आप पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या और समांतर चतुर्भुजों की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो आपने क्या करना है, त्रिभुज गिनने हैं पहले, त्रिभुज गिनना पता है आपको, फिर समांतर चतुर्भुज गिनने हैं। समांतर चतुर्भुज गिनने आते हैं, ये देखो एक समांतर चतुर्भुज दिखा दूं, ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज केवल ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बस समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और फिर आपने इनका अंतर बताना है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और इसे नाम दे रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर भी बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं कि क्या करेंगे आप इन क्वेश्चन में, ये आप हमें बताइए। तो चलिए, अगर आपको हमारा जो ये लेक्चर ये पसंद आ रहा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यही हम आपसे चाहते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।